हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एसी इंग्लिश के चैप्टर द यूज़ ऑफ रेथोनिक इन कम्युनिकेशन के पार्ट 2 को। सो फ्रेंड, इससे रिलेटेड जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, तभी जाके आपको ये चैप्टर समझ आएगा। जिन्होंने वो पहली वीडियो देखी है, ये पार्ट 2 है। और आपको पता होगा कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ रेथोनिक कम्युनिकेशन एंड फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जाना था। उसमें हमने ये जाना था कि कितने टाइप्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, जिसके अंदर हमने कई लिटरेरी डिवाइसेस के नेम देखे थे। और उसके बाद हमने कई लिटरेरी डिवाइसेस को क्या किया था, डिस्कस भी किया था, जिसमें से हमने आधे कर लिए थे और आधे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो बेस्ड है कॉन्ट्रास्ट पे। कि मीन्स कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो कि दो ऑपोजिट वर्ड्स से होती है, ठीक है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन अ कंबाइनिंग टू ऑपोजिट और contradictory terms in a sentence when used together in a contradictory words have a dramatic and unintended effect on the meaning to be conveyed. For example, in the sentence there was a deafening silence in a house after the children left. ये देखो अब क्या बताया है कि डिफाइंग साइलेंस है, तो दोनों एक तरह से अपने एक दूसरे से ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सोमोरेन होता है उसमें हम दो वर्ड्स जुड़े होते हैं, बट क्या होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होते हैं। मीन्स हम कहें तो एक दूसरे से ये होते हैं ऑपोजिट। उसके बाद देखो क्लाइमेक्स एक होता है, फिर एंटी क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स में देखो आपने सुना नहीं होगा, देखो जो क्लाइमेक्स होता है ना, बेसिकली जो उसमें एक तरह से हमें बताया जाता है कि जो टर्म्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकली देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में देखते हैं, जिसमें क्या होता है आप इम्पॉर्टेंस और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंस होते हैं उनको आप एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ के आपको बताऊं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट आर अरेंज इन अ ascending order. These word ideas or concept are organized according to their importance, significance or size. The least important comes from first and it ends with the most important. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब आप किसी स्टेटमेंट को लिख रहे होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, और एंड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है जो क्लाइमेक्स होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हम एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे होते हैं और दूसरा हम क्या कर रहे होते हैं उसमें कि लिस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट तक जाते हैं। तो यही आपका बेसिकली क्या है, बस इसमें यही बता रखा है। और उसके बाद आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ही सा, ही कम, ही कम, ही सा, ही कनकट। अब देखो ही कम, ही सा, ही कनकट। अब देखो इनमें से हम किस चीज़ को पहले लिखें, कौन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या हम कहें कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा एंटी क्लाइमेक्स। देखो एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज द रिवर्स ऑफ क्लाइमेक्स। रिवर्स मतलब उसका उल्टा कहे तो the arrangement of a concept, ideas or word is done in a descending order, ठीक है, to achieve an ironic or humorous impact. For example, the sentence he lost his father, house and his purse, and with the, in an ironic or humorous note as it create an expectation but end in the reverse what was anticipated. Therefore the final impact shows the gap between the expectation and reality. देखो क्या होता है बेसिकली एंटी क्लाइमेट में हम जो स्पीच देखते हैं ना, रिवर्स होती है क्लाइमेक्स से, और इसमें अरेंजमेंट जो होता है, आइडिया होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे में होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस्ट इंपॉर्टेंट तक हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स हिज कंट्री, फैमिली एंड हिज कप ऑफ टी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके लिए क्या हुआ,
उसकी कंट्री, फिर उसकी फैमिली, फिर उसका कप ऑफ टी जो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल। उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन अ इमेजिनेशन। देखो इमेजिनेशन से रिलेटेड जितना भी फिगर ऑफ स्पीच है आपको पता होगा, पर्सोनिफिकेशन में हम इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को एज अ, ठीक है। इन अ पर्सोनिफिकेशन मैनी animate object ideas or thought is endowed with the human type. Human actions, feelings or speech are transferred to a non-human being or things in an imaginatively creatively way so as to make an idea more impactful and clearer. For example, the time is walking fast is a sentence where time is a attributed the human quality of working. देखो हम कहते हैं किसी ह्यूमन बीइंग को एक नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग्स के साथ क्या कर दिया जाता है, एक तरह से पर्सोनिफिकेशन या इमेजिनेटिव बना दिया जाता है। जैसे कि टाइम को वॉकिंग के साथ क्या कर दिया गया है, इमेजिन कर दिया गया, यानी कि जो हमारा टाइम है यानी हमारा वक्त है वो किस तरह चलता है कि चाल की तरह, जैसे हम चलते हैं वैसे ही हमारा टाइम चलता है। देखो पर्सोनिफिकेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, उसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली है नहीं। आपको पता होगा हाइपरबोली भी क्या होता है, ठीक है। सो हाइपरबोली में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइपरबोली इज द यूज ऑफ द ओवर स्टेटमेंट और एक्सर्शन इन अ लैंग्वेज। दिस ओवर स्टेटमेंट इज यूज फॉर द वेरियस पर्पज सच एज द क्रिएट इम्पैक्ट एक्सप्रेशन और इमोशन और स्ट्रॉन्गली। आपको पता होगा हाइपरबोली में किसी चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक तरह से हाइपरबोली यानी बढ़ा चढ़ा कर बताना। जैसे कि हम किसी चीज़ को बहुत, जैसे कि आई एम सो टायर्ड, है ना, या फिर ये तो चलो बहुत चीज़ था कि आई एम हंग्री एज अ लॉयन, या फिर हम ऐसी चीज़ हम बोल देते हैं कई बार, या फिर हम कहें देयर इज़ अ मिलियन थिंग्स आई नीड टू डू। तो बहुत सारे मिलियन थिंग्स हैं, यानी बहुत सारी लाखों चीज़ें जो मुझे चाहिए, तो हम किस चीज़ से ज़्यादा चीज़ नहीं बता रहे, ज़्यादा ही कुछ हम सुनियो नहीं बन रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये था एक्सर्शन पे बेस्ड हमारा फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन ना इंडायरेक्टनेस। इंडायरेक्टनेस मतलब मीनिंग ऑपोजिट होता है इसमें, ठीक है। तो ये होता है आयरनी। आयरनी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको पता होगा कि आयरनी क्या होता है। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द स्टेटमेंट मीन्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ what it says in order to have a highlighted impact of humor seriousnesses. In both cases, irony is used for the emphasize in a situation where a student enter a late in a class and the teacher states you are a really early for the class tomorrow. मतलब कि देखो हम किसी को कुछ ऐसी बात नहीं बोलते कि लगता है कि ऐसा लगता है कि हाँ अच्छी बात है, पर बोलने शब्द अच्छे होते पर वो एज अ बेइज्जती होती है ना। कहते नहीं कि हाँ तुम्हारे से, कहते नहीं कि जैसे पेंसिल के बारे में बोल दिया हमने कि हाँ बहुत बड़ी पेंसिल है, या फिर हम कहें कि हाँ मतलब बहुत बड़ा ही बैग पैक है, तो ये मतलब कई बार क्या होता है कि हम छोटी चीज़ होती है तो उसको हम बड़ा ऐसे करके बताते हैं, ये वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर तो इसके बाद आता है इपोइज्म, ठीक है। इपोइज्म भी सेम हो जाता है, कवर सम वर्ड्स विच नो यूज़, यानी कई ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं जो नहीं चाहिए होता हमें। इन Epoism language is used in a softer, politer and milder manner to express something that might be harder, bitter, harsh। मतलब इसमें ना कुछ आराम से एकदम सही तरीके से बताया जाता है, ठीक है। It is done to soften impact rather than heighten the impact. It is a sign of culture, empathy in a civilized society. The purpose of the epoism is to cover the unpleasant fact and truth in a polite and sensitive manner। मतलब देखो polite और sensitive manner में किस चीज़ को बोलना है, जैसे कि he is died, ठीक है। अब हमने बोला कि चलो ये एग्जाम्पल छोड़ते हैं, ये वाला शी हैज़ द बेस्ट माइनर व्हेन यू सी समवन बिहेविंग बैडली, ठीक है। या फिर हम कहें दिस इज़ द बेस्ट फूड व्हेन यू आर ईटिंग आउट फूड। मतलब कि देखो हमें हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, ओके 1 मिनट, ये मैंने गलत बोल दिया, हाँ ये वाला है
ठीक है। सो ही इज डाइड, वन माइट से ही हैज़ पास्ड अवे टू टेक द पेन फ्रॉम रियलिटी। देखो हम कई बार किसी को बोलते हैं ही हैज़ डाइड, ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, पर हम किसी को अगर ऐसे बोल सकते हैं ही हैज़ अ पास्ड अवे, तो ये वर्ड ना ज़्यादा बुरा लगता है बोलने में और न और एकदम पोलाइट भी लगता है। यानी कई ऐसे शब्दों को ऐसे यूज़ करें कि वो बोलने में पोलाइट लगे और अच्छे से आपको एक्सप्रेस भी करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट फिगर ऑफ स्पीच, जो बेस्ड है आपका फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन अ साउंड ऑल्ट्रेशन में। हमने आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि ऑल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम फर्स्ट साउंड देखते हैं, रिपीटिंग है हैविंग अ सम फर्स्ट कॉन्सोनेंट वर्बल, जब कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट करता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, ऑल्ट्रेशन कहलाती है। उसमें मुझे एग्जाम्पल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर समझ चुके होंगे। आज का वीडियो इतना ही, आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। अभी से तैयारी करोगे तो बिल्कुल आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल आपकी जो असेसमेंट है अच्छी लगेगी। एंड आपकी जो रिलेटेड है हिस्ट्री रिलेटेड, अगर सिलेबस चेंज हो गया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे अभी इतना पता नहीं है कि हिस्ट्री का सिलेबस चेंज हुआ है फर्स्ट टाइम वालों का कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना कि इस बारी आपका कौन सा चैप्टर नंबर 1 है। सो हैप्पी लर्निंग एंड बी हैप्पी।